हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 2 कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो लेक्चर फर्स्ट था वो टैबलेट के ऊपर था। सबसे पहले हम कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे। तो कैप्सूल स्मॉल सेल कंटेनिंग डोजेस फॉर्म है, ये आप जानते हो। तो देखो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर डोजेस फॉर्म है और सराउंडिंग एक स्मॉल सेल है जिसके अंदर ये डोजेस फॉर्म रहती है। ज़्यादातर ये सेल है ये जिलेटिन की बनी रहती है, कई बार कुछ अलग टाइप के पॉलीमर की भी ये सेल बनी रहती है। तो कैप्सूल का ज़्यादातर यूज किया जाता है टेस्ट को मास्क करने में, ऑर्डर को मास्क करने में। तो आपने बहुत सारी विटामिन की टेबलेट देखी होगी, जो विटामिन की टेबलेट का जो ऑर्डर होता है, टेस्ट होता है, बड़ा बेड होता है, तो इसीलिए हम इसको एक सेल के अंदर डाल के देते हैं। ज़्यादातर आपने कैप्सूल ही देखे होंगे विटामिन के, विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं। तो ये ऑर्डर टेस्ट को मास्क करने में डोजेस फॉर्म यूज़ की जाती है। इसके बाद ये एसिड स्टेबिलिटी के लिए भी हम कैप्सूल को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ड्रग है जो एसिड में डिग्रेड हो जाती है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन वगैरह, या फिर कुछ ऐसी ड्रग है जिनको हमें इंटेस्टाइन में रिलीज कराना है, जैसे ओमेपेराजोल है, तो उसकी भी हम कैप्सूल फॉर्म में उसको दे सकते हैं। कैप्सूल ईजी हम सोलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब कैप्सूल को कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो मटेरियल ज़्यादा एक्सट्रीमली सोल्यूबल रहते हैं, ज़्यादा सोल्यूबल रहते हैं, उस केस में हम उनका कैप्सूल डोजेस फॉर्म नहीं बना सकते, जैसे कि KCl। अगर मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल है तो क्या होगा, ये जो बाहर वाली सेल है यही डिजोल्व हो जाएगी, तो कैप्सूल ब्रेक हो जाएगा या फिर मटेरियल रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कैप्सूल को। और दूसरा, हम कैप्सूल उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते जब मटेरियल ज़्यादा इफोरेसेंट या फिर डेलिक्यूसेंट रहता है। इफोरेसेंट और डेलिक्यूसेंट रहता है, उस केस में हम कैप्सूल को यूज़ नहीं करते। अभी इफोरेसेंट क्या रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल जो वाटर को अपने से बाहर रिलीज करता हो, तो उस केस में क्या होगा, कैप्सूल की जो सेल है ये खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। या कुछ ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, बाहर का मॉइस्चर या वाटर को अपने अंदर ले लेता है, तो इसको बोलते हैं डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो अपना कैप्सूल की सेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो इस केस में हम कैप्सूल डोजेस फॉर्म नहीं बना सकते। अब हम टाइप ऑफ कैप्सूल देखेंगे। तो ज़्यादातर कैप्सूल दो टाइप के ही होते हैं। पहला होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो यहाँ पे हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल लिखा हुआ है। अभी जो हार्ड कैप्सूल है, जिसको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी बोलते हैं, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी होता है, दूसरा होता है कैप। तो याद रखना, जो हार्ड जिलेटिन है इसके अंदर दो पार्ट रहते हैं। इसकी जो सेल, जो मेम्ब्रेन है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहती है। और ये जो दो पार्ट होते हैं जिसमें एक बॉडी है और एक कैप है। तो बॉडी के अंदर ड्रग भरी जाती है पहले ऐसे, और फिर इसके ऊपर कैप लगाई जाती है। और ज़्यादातर इसके अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो क्या रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, ये आपको याद रखना है। और दो पार्ट रहते हैं, बॉडी एंड कैप। सिलिंड्रिकल रहता है, अलग अलग शेप के भी आ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। अभी जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं रहता है, ओनली एक मेम्ब्रेन का ही बना रहता है। आपने देखे होंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसके अंदर ज़्यादातर जो मटेरियल रहता है वो सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो बहुत सारे विटामिन के जो टेबलेट आते हैं, स्पेशली आपने बहुत सारे टेबलेट देखे होंगे विटामिन के, रिवाइटल वगैरह, तो ये सारे कैप्सूल के अंदर लिक्विड रहता है। तो लिक्विड को ही भरा जाता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। वो लिक्विड ज़्यादातर ऑयली नेचर का रहता है, वाटर सोल्यूबल नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वाटर सोल्यूबल वाला लिक्विड होता तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जिलेटिन की डिसॉल्व हो जाती। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर लिक्विड जो मटेरियल रहता है या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल रहता है वो भरा जाता है। और जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, इसके अंदर या तो छोटे माइक्रो पार्टिकल्स भरे जाएंगे या फिर सॉलिड पाउडर भरा जाएगा। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बारे में हम फर्दर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम कैप्सूल के सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर कैप्सूल का जो सेल है, आउटर पार्ट, वो जिलेटिन का ही बना रहता है। तो ज़्यादातर आपने जो भी कैप्सूल अभी तक खाए होंगे वो जिलेटिन के ही होते हैं। कुछ केस में मे बी अदर टाइप ऑफ पॉलीमर का मिक्सर यूज किया जाता होगा। अभी जो जिलेटिन है ये केमिकली प्रोटीन नेचर का रहता है। तो कई बार छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिलेटिन केमिकली इज
तो वो प्रोटीन नेचर का रहता है। वो नीचे ऑप्शन में लिपिड भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी दिया रहेगा, पर ये प्रोटीन नेचर का रहता है। और ये जिलेटिन माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अगर इंडस्ट्री में जब जिलेटिन बनाया जाता है, इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है जिलेटिन का, तो अगर उसको 50 आवर्स से ज़्यादा रख लेते हैं तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए हम जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको जो पिक्चर दिख रही है जिलेटिन की पिक्चर है। और ज़्यादातर जिलेटिन जब हम लेते हैं मार्केट से मंगाते हैं तो ये जो बॉयल राइस रहते हैं उसी टाइप का जिलेटिन दिखता है और इसका ऑर्डर बहुत ही बैड रहता है। अभी जिलेटिन 2 टाइप के होते हैं, एक है जिलेटिन ए और जिलेटिन बी। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए। अभी जो जिलेटिन ए है तो ए निकलता है एनिमल स्किन के अंदर से निकलता है। तो स्किन के अंदर से जो कार्टिलेज पार्ट रहता है वहाँ से ये जिलेटिन ए निकलता है। अब ए से याद रखना, ये एसिड हाइड्रोलिसिस से निकलता है। ए मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस से निकलता है। एनिमल स्किन का जब एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तब जिलेटिन ए निकलेगा। अभी जो जिलेटिन ए है इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच रहता है वो 9 रहता है। तो देखो ये बनता तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से निकलता है, बट इसका आइसो इलेक्ट्रिक पीएच रहता है 9, मतलब बेसिक वाला पीएच रहता है। और ये जो स्किन से निकलता है जिलेटिन ए, इसीलिए ऐसे मानना है कि ये ज़्यादा सॉफ्ट है और इलास्टिक नेचर का रहता है, इलास्टिक प्लास्टिक नेचर का रहता है। तो याद रखना आपको, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर। तो जिलेटिन ए का आइसो इलेक्ट्रिक पीएच रहता है 9 और ये एसिड हाइड्रोलिसिस से निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक प्लास्टिक रहता है, सॉफ्ट नेचर का रहता है। अभी जो जिलेटिन बी है तो बी को याद रखना ये एनिमल बोन से निकलता है। तो आपको पता है बोन ज़्यादा हार्ड रहती है, तो ये भी जिलेटिन हार्ड और टेंसाइल रहता है, ज़्यादा ये हार्ड जिलेटिन रहता है। और ये एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से निकलता है। जिलेटिन ए एसिड हाइड्रोलिसिस से निकल रहा था और ये एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से निकल रहा है। अब ये एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से निकल रहा है तो इसका जो आइसो इलेक्ट्रिकल पीएच है, इलेक्ट्रिक पीएच है, वो 4.7 है। तो ये एसिडिक पीएच है इसका, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो इतना सा दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है जिलेटिन ए ज़्यादा सॉफ्ट है और जिलेटिन बी ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि ये बोन से निकलता है, क्योंकि ये एनिमल स्किन से निकलता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो इन दोनों का मिक्सर यूज़ करते हैं। जो अपना सेल बनेगी वो ज़्यादा ना हार्ड होगी ना सॉफ्ट रहेगी। तो इतना सा आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया मोस्टली जो जिलेटिन ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। और जिलेटिन केमिकली प्रोटीन नेचर का रहता है, तो हम कह सकते हैं ये अमीनो एसिड का बना रहता है। इसके अंदर 18 अमीनो एसिड रहते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन मोस्टली रहता है। यहाँ गलत हो गया थोड़ा, तो ग्लाइसिन और एलानिन ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं जिलेटिन के अंदर। और कौन सा अमीनो एसिड नहीं रहता, तो वो ट्रिप्टोफैन नहीं रहता। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जिलेटिन के अंदर नहीं रहता है। टोटल अमीनो एसिड कितने रहते हैं, तो 18 रहते हैं। अब फॉर्मिक एसिड है जिसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, जब फॉर्मिक एसिड डाला जाता है जिलेटिन के अंदर तो जिलेटिन के बीच जो क्रॉस लिंक है उसको कम कर लेगा फॉर्मिक एसिड। तो एसिड हमेशा आपको पता है बॉन्ड को तोड़ता है। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड रहते हैं उस बॉन्ड को क्या करता है, एसिड हमेशा ब्रेक करता है। तो जिलेटिन के अंदर जो क्रॉस लिंक बॉन्ड रहते हैं उसको जब ये एसिड डिक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है जिलेटिन की जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी, तो इसकी इंक्रीज होगी क्या, इलास्टिक नेचर है ये इंक्रीज हो जाएगा, जिलेटिन इलास्टिक या सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, ये इंक्रीज करता है क्रॉस लिंकिंग को जिलेटिन की, जिससे क्या होगा, जिलेटिन की हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड डालने से क्या होगा और फॉर्मल्डिहाइड डालने से क्या होगा। तो अगर आप भूलो तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर ये फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो दोनों है बैलेंस। तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग ब्रेक होती है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड बात करोगे तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब अपने पास 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये मानना है कि ये क्या करता है, ये क्रॉस लिंकिंग करता है। और क्रॉस लिंकिंग होगी तो क्या होगा, हमेशा बॉन्ड बनेंगे और हार्डनेस इंक्रीज होगी जिलेटिन की। इस तरह से मैंने ट्रिक से याद करके रखा है दोनों को, आप ऐसे याद रखना, आप भूलोगे नहीं एग्जाम। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाता है जिलेटिन प्रिपरेशन के अंदर। क्यों किया जाता है, ये प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन। जो जिलेटिन खराब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड रोकता है। तो इतना सा आपको याद रखना है। अब हम जिलेटिन के इवोल्यूशन टेस्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट।
तो जिलेटिन वाटर के अंदर सोल्यूबल रहता है, बट इसमें कंडीशन दी हुई है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो वाटर है उसमें जिलेटिन 15 मिनट से पहले डिसोल्व नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन दी हुई है। इसके बाद एसिड स्टेबिलिटी की बात की है तो एसिड के अंदर तो सोल्यूबल रहेगा ही, तो 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन के अंदर विदिन, या लिखा नहीं मैंने, विदिन 5 मिनट के अंदर डिसोल्व हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन है, पर ये कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 टाइप के जिलेटिन होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। 2 टाइप के कैप्सूल भी होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रहते हैं जिसके अंदर बॉडी और कैप रहता है उसका मॉइस्चर कंटेंट रहता है 12 से 15, और जो सॉफ्ट जिलेटिन रहता है कैप्सूल उसका मॉइस्चर कंटेंट रहता है 6 से 10। एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, हार्ड जिलेटिन हमें लगता है जो ज़्यादा हार्ड रहता है तो इसके अंदर मॉइस्चर कम होगा, वाटर कम होगा, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि इसका मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा कंपेयर टू सॉफ्ट जिलेटिन, बट ऐसा नहीं होता है। इसका क्या रहता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है 12 से 15, और सॉफ्ट जिलेटिन का क्या रहता है, लेस देन 10 रहता है, रेंज दी हुई 6 to 10। तो सिंपल से आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ब्लूम स्ट्रेंथ क्या करते हैं, ये भी हम क्या देखते हैं, जिलेटिन की स्ट्रेंथ देखते हैं। जब हम कैप्सूल बनाते हैं तो हमारे कैप्सूल की कुछ स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कैप्सूल फट जाए, कैप्सूल की जो लेयर है वो सेल है वो फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ये ब्लूम स्ट्रेंथ उसी के लिए यूज़ की जाती है। अब ब्लूम स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, हम ऐसा बीकर्स लेते हैं, बीकर के अंदर जिलेटिन का सॉल्यूशन डालते हैं और इसके अंदर एक रोड डालते हैं। थोड़ी देर बाद जब रूम टेम्परेचर पे जिलेटिन क्या हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रोड को यहाँ से एक बैलेंस के साथ जोड़ लेते हैं और फिर वहाँ यहाँ पे वेट रखते हैं। हम वेट रखेंगे, हम वेट अप्लाई करते जाएंगे, हम वेट अप्लाई करेंगे, हमें वो वेट नोट करना है जिस पे ये रोड क्या होगी, जिलेटिन से बाहर निकल जाएगी। तो उस वेट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, ज़्यादातर ये जो रेंज है वो 150 to 250 ग्राम वेट पे ही जिलेटिन की रोड निकलनी चाहिए, इससे पहले नहीं निकलनी चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसमें रेंज दी है कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या बताता है, ये बताता है क्रॉस लिंक कितनी जिलेटिन के बीच, इसको बताता है। ज़्यादातर इसकी रेंज रहती है 150 to 250। इसमें भी हमने लिखा है कि जो सॉफ्ट जिलेटिन है, जो सॉफ्ट इलास्टिक नेचर का रहता है, उसका 150 मिनिमम 150 वेट अप्लाई करने के बाद ही वो रोड निकलनी चाहिए। और जो हार्ड जिलेटिन है इसका रहता है 200 to 250। तो ये रेंज याद रहे तो ठीक है, वरना 150 to 250 ब्लूम स्ट्रेंथ की रेंज आपको याद रहनी चाहिए। अब हम जिलेटिन की विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे। तो 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इस पे आपको पता है जिलेटिन 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो जिलेटिन सॉल्यूशन फॉर्म में बन जाता है। अगर 50 से कम है तो ये सेमी सॉलिड बन जाता है या फिर हार्ड बन जाता है। तो जब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तब वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में बन जाएगा जिलेटिन। उस केस में हम इसकी विस्कोसिटी चेक करेंगे। तो विस्कोसिटी की रेंज क्या रहनी चाहिए, 25 to 45 मिलीपोइज रहनी चाहिए। और कई बार एग्जाम में 6/2/3 ऐसा भी परसेंटेज लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया है, बट आपको 25 to 45 मिलीपोइज वाली रेंज याद रहनी चाहिए। इसके बाद आयरन कंटेंट भी देखा जाता है जिलेटिन के ऊपर। तो जिलेटिन के अंदर आयरन कंटेंट क्या रहना चाहिए, 50 ppm से कम रहना चाहिए। अगर 50 ppm से ज़्यादा जिलेटिन के अंदर आयरन कंटेंट रहता है तो जब जिलेटिन की सेल बनेगी उसके ऊपर हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट रहेंगे। तो इस जो ब्लैक स्पॉट रहते हैं इसका रीजन रहता है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, अगर जिलेटिन सेल के ऊपर ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो आयरन कंटेंट की वजह से होता है। अब हम कैप्सूल को क्लासीफाई करेंगे उसके साइज के बेसिस पे। पहले हमने कैप्सूल को हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, अब हम इसको उसके साइज के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। तो साइज मतलब छोटा जिलेटिन कैप्सूल है, बड़ा जिलेटिन कैप्सूल है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है जिलेटिन कैप्सूल, ऐसे क्लासीफाई करेंगे। अभी जो जिलेटिन का अंदर का जो वॉल्यूम होता है, सेल के अंदर का वॉल्यूम, उसको मेजर किया जाता है मिलीम पर ग्राम में मेजर किया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मिलीम पर ग्राम यूनिट किसके लिए है, तो जिलेटिन की हार्डनेस चेक करने के लिए, डेंसिटी के लिए, वॉल्यूम चेक करने के लिए, तो किसके लिए रहती है, तो ये वॉल्यूम चेक करने के लिए रहती है, मिलीम पर ग्राम। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो जिलेटिन के कैप्सूल्स रहते हैं इसकी साइज हमने नंबर से डिफाइन की गई है, जैसे कि 5 नंबर का जिलेटिन कैप्सूल, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 0, 00, 000। तो जो सबसे लार्ज जिलेटिन कैप्सूल रहता है वो 000 रहता है।
तो ज़्यादातर ये एनिमल के लिए कैप्सूल यूज किया जाता है, बहुत ही बड़ा लार्ज ये कैप्सूल लेता है, अपनी फिंगर जितना कैप्सूल लेता है। अभी जो 5 नंबर जो ये कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर ये सबसे स्मॉल लेता है, सबसे छोटा कैप्सूल लेता है। तो यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है, हमें लगता है 000 सबसे छोटा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, 000 सबसे बड़ा है और जो 5 नंबर है ये क्या रहता है, सबसे छोटा है। अब हमने क्लासीफाई किया 5 4 3 2 1। अब मैंने 0 के ऊपर ये ग्रीन लाइन रखी है, तो ये 0 कैप्सूल सबसे लार्ज है इंसानों के लिए। एनिमल के लिए 000 यूज किया जाता है, इंसानों के लिए 000 कैप्सूल यूज नहीं किया जाता है। जो इंसान होते हैं ह्यूमन, उनके लिए 0 वाला कैप्सूल यही यूज किया जाता है लार्ज नंबर का। 5 नंबर सबसे स्मॉल है। अब आपको पता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम भरते हैं सॉलिड मटेरियल, जो हम mg में कैलकुलेट करते हैं उसकी डोजेस फॉर्म को। और जो सॉफ्ट जिलेटिन रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड भरते हैं, तो उसको अंदर हम ml में कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखेंगे किस कैप्सूल के अंदर कितना अमाउंट का जो API है वो भरा जाता है। तो ये जो 5 नंबर है उसके अंदर 100 mg भरा जाता है, 4 नंबर के अंदर 150, 3 के अंदर 200 mg, जो 2 नंबर का कैप्सूल है उसके अंदर 250, 1 के अंदर 300 mg, 0 के अंदर 450 mg। तो हम ह्यूमन के अंदर जो कैप्सूल मैक्सिमम साइज है उसके अंदर 450 mg का ही भरा जाता है। इसके बाद 00 के अंदर 250 mg, 000 में 950 mg, मतलब नियर टू 1 ग्राम जितना हम भरते हैं मटेरियल। तो ये सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट मिलेगा। इसके बाद हम वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम की जो रेंज है ये ml में दी हुई है। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, सिंपल। पहले तो क्या करना है, अगर एग्जाम क्वेश्चन आया तो 000 से लेके 00, फिर आपको सिंगल 0, 1 2 3 4 5 ऐसे याद रखना है। ऐसे आपको साइज पता चलेगी कैप्सूल की। अब मैं आपको वॉल्यूम बताता हूँ। तो वॉल्यूम में क्या लिखना है, नीचे से अपने को स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है 5 5 0 0, फिर से 5 5। तो ये तो आपको याद रहेगा। फिर अपने को जैसे कि यहाँ 5 नंबर है तो हमें उल्टी गिनती चलनी है। उल्टी गिनती चलेंगे तो क्या चलेगा, 5 के 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई 1 2 3 4 5, ये आपने याद कर लिया। इसके बाद ऊपर सीधा रहता है 7। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखनी, फिर आगे 0 पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से ये रेंज निकल जाएगी। तो देखो ये जो 15 है ये रहता है 5 नंबर के अंदर, ये 0.15 ml जो वॉल्यूम रहता है ये 5 नंबर कैप्सूल के अंदर यूज किया जाता है। जो 0.25 रहता है वो 4 नंबर के अंदर सॉल्यूशन यूज किया जाता है। 0.30 ml सॉल्यूशन है 3 नंबर के अंदर यूज किया जाता है। 40 किया जाता है 2 के अंदर, 55 किया जाता है 1 के अंदर, और ये 1 के अंदर आगे 55, और 0.75 यूज किया जाता है 0 के अंदर। और जो ऊपर वाली जो रेंज है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, 0.95 ये 00 के अंदर, और 1.37 ml ये यूज किया जाता है 000 के अंदर। इस तरह से आपको याद करनी रेंज। पहले क्या करना है, 5 लिखना है, फिर 00 लिखना है, फिर 5 लिखना है। फिर यहाँ उल्टी गिनती चलेगी 1 2 3 4 5, यहाँ इसके कंपेयर उल्टी चलेगी 1 2 3 4 5, फिर सीधा आएगा 7, फिर आएगा 9, 2 का गैप करके लिखना है, फिर 00 पूरा लिखना है पॉइंट में, फिर लास्ट में 137 याद रखना है। इसी तरह आपको ये भी रेंज याद रखनी है, 100 150 200 mg 250 300 450, फिर 650 और 950। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो आज हम कैप्सूल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम कैप्सूल के एवोल्यूशन टेस्ट पढ़ेंगे, और हम कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपना कैप्सूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।